नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। दस्तक में आपका स्वागत है। इस बात का जिक्र बार बार इस देश में हो चला है कि किसी भी जुमले का इस्तेमाल कीजिए, सियासत उस पर आगे बढ़ जाती है। तो आज हैशटैग जुमला। लेकिन सवाल इस जुमले का दरअसल उस जमीनी हकीकत और सच से भी जोड़ना पड़ेगा जिसमें लगता यह है कि सरकार को जिस दिशा में जिस मुद्दे पर काम करना चाहिए उसमें अक्सर या तो देरी होती है या फिर सब कुछ हथेली से फिसल जाता है। आज शुरुआत करते हैं 2006 मुंबई में ब्लास्ट हुआ था रेलगाड़ी में। 10-20 नहीं बल्कि 187 लोगों की जान गई थी। सिल्वर स्क्रीन ने फैसला 2 साल के भीतर दे दिया और 9 साल बाद अदालत का फैसला। रिपोर्ट दर रिपोर्ट आज दिखाएंगे। पहली रिपोर्ट। और ये तस्वीरें उस आतंकी धमाकों के ठीक बाद की है जिसमें ट्रेन की लोहे की मोटी चादर भी किसी गत्ते की तरह मुड़ गई। 11 जुलाई 2006 को यह ब्लास्ट हुआ था। 187 लोगों की जान गई और 800 से ज्यादा घायल हुए। सिल्वर स्क्रीन ने तो 2 बरस बाद 2008 में ही फैसला सुना दिया, लेकिन हकीकत में 9 बरस लग गए अदालत का फैसला आने में और आज ये फैसला है। एटीएस ने इन्वेस्टिगेशन के बाद में जो सब तथ्य कोर्ट के सामने रखे थे, कोर्ट उनसे कन्विंस हुई। तो 2006 के बम धमाकों पर फैसला आया, लेकिन इस टीस के साथ कि आरोपी आजम चीमा और 14 दूसरे आरोपी अभी भी फरार हैं और शायद भारत का सबसे बड़ा संकट यही हो चला है। 93 के ब्लास्ट का मुख्य आरोपी दाऊद अब भी पाकिस्तान में है। उस पर फिल्म बनी ब्लैक फ्राइडे। सिल्वर स्क्रीन पर जो भी इंसाफ हुआ हो हकीकत में हो नहीं पाया। और हाल के दौर में बेबी और फैंटम, ये लोग कितना भी अटैक करें, हम लोग तो कभी कुछ नहीं करते सर। दोनों में तो लश्कर तैयबा के चीफ हाफिज सईद को भी पकड़ लिया गया, लेकिन यह भी सिल्वर स्क्रीन पर। हकीकत में भारत उससे कोसों दूर है। तो अब यहां से सवाल खड़ा होता है कि आतंकवाद के खिलाफ भारत सिल्वर स्क्रीन की लड़ाई कहीं ज्यादा लड़ता है क्या? क्योंकि अमेरिका में आज ही के दिन 9/11 हुआ था और इस दौर में भारत में जितने भी धमाके हुए, जितने भी आतंकी घटनाएं हुई, उंगलियां कम पड़ जाएंगी उसे गिनते गिनते। चलिए इसे देखिए अगली रिपोर्ट। 22 बरस के भीतर तकरीबन 500 आतंकवादी धमाके इस देश के भीतर छोटे बड़े होते हैं और इन 22 बरस के दौर में इस देश में मरने वालों की तादाद आतंकवादी हिंसा में 15,000 से ज्यादा। और आज ही के दिन अमेरिका में जब ट्विन टावर पे हमला हुआ था, उसके बाद अमेरिका में दोबारा आतंकवादी हमला नहीं होता है। मतलब क्या निकाले जाए, क्योंकि आज भी कश्मीर में 4 आतंकवादी मारे जरूर गए, लेकिन 2 जवान भी शहीद हो गए। ये संकेत क्या है आतंकवाद से किस लहजे में लड़ने का? ये अपने आप में क्या जुमला हो चला है? जरा इस रिपोर्ट को देखिए। एक तरफ 9/11 तो दूसरी तरफ भारत में आतंकवाद की फेहरिस्त। 14 बरस पहले न्यूयॉर्क के ट्विन टावर पर आज ही के दिन हुए हमले की ये तस्वीरें आतंक की वह कहानी है और शायद अमेरिका के लिए एक ऐसा मोड़ जहां से आतंक के बड़े चेहरों के खात्मे की तारीख तय हुई तो तालिबान के खिलाफ वैश्विक जंग की शुरुआत भी हुई। लेकिन दूसरी तरफ 2001 में ही संसद पर आतंकी हमला हुआ। लेकिन आतंक की जो लकीर 1993 के मुंबई सीरियल ब्लास्ट से शुरू हुई वह 2001 में भी नहीं थमी और वो बढ़ते बढ़ते 2015 में भी नहीं थम रही है। संकट यही है कि मुंबई के इस ब्लास्ट का मुख्य आरोपी दाऊद आज भी मजे में पाकिस्तान में है और पाकिस्तान की जमीन से आतंकी हमले 22 बरस बाद भी लगातार जारी है। पंजाब और कश्मीर में पकड़े गए ये 2 चेहरे नवेद और सज्जाद जिंदा फिदाइन हैं, जिन्होंने कबूल किया कि वो पाकिस्तान से आए। यानी आतंक की जिस तस्वीर को देखने के बाद अमेरिका ने आतंक के खिलाफ मुहिम छेड़ दी और अपने यहां आतंकवाद का लगभग खात्मा कर डाला, वही भारत 9/11 के बाद से सैकड़ों आतंकवादी हमले लगातार झेल रहा है। हजारों लोग आतंकी हमले में मारे जा चुके हैं, लेकिन आतंकी हमलों से निजात आज भी नहीं मिल पा रही। सवाल कई है, आतंकवाद के खिलाफ राजनीतिक इच्छा शक्ति की क्या भारत में कमी है? आतंकवाद पर कानूनी फैसलों में देरी होना क्या यही वजह है?
और पाकिस्तान को लेकर कोई ठोस रणनीति न बन पाना यह भी वजह है। किसी ने भी भारत के मान, सम्मान और स्वाभिमान पर चोट पहुंचाने की कोशिश की तो हम उसका मुंहतोड़ जवाब देंगे। ये सारी मुश्किल इसलिए क्योंकि पाकिस्तान में बैठे आतंकियों से लेकर जिंदा आतंकवादियों को भारत डोजियर सौंपने से ज्यादा आज तक कुछ कर नहीं पाया। और जब कवर्ट ऑपरेशन का जिक्र तक हुआ तो पाकिस्तान ने भारत को ही खरी खरी सुना दी। यानी अमेरिका और भारत में फर्क यही है कि अमेरिका ने हर बार आतंक के चेहरे को कुचलकर दुनिया को बताया कि भारत आतंक के चेहरों पर सिवाय बात करने से ज्यादा कुछ कर नहीं पाया। मुश्किल इतनी बार नहीं कि आतंकवादी घटनाएं इस देश के भीतर होती रहती है, मुश्किल यह भी है कि पाकिस्तान के साथ बातचीत के टेबल पर बैठ जाइए और आज ही बैठे और उसके 6:45 पे लाइन ऑफ कंट्रोल से खबर आई कि सीज फायर का उल्लंघन हुआ। इसके मतलब क्या? और इन सब के बीच जुमे और हर जुमे को घाटी और वादी में जिस तरीके से अब आतंकी शिरकत बढ़ रही है उसका नजारा भी आज ही खुल के नजर आया। पाकिस्तान लश्कर और आईएस के झंडों के बाद अब आतंक के ये चेहरे और आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के चीफ सैयद सलाउद्दीन की तस्वीर भी अब घाटी में खुले तौर पर दिखाई देने लगी है। यानी जिस सलाउद्दीन की वजह से 26 बरस पहले घाटी में आतंक ने पहली खुली दस्तक दी और खुले आसमान तले हथियार लहराए गए, क्या ये उस वक्त की आहट है? दरअसल हालात एक बार फिर कश्मीर में नए तरीके से आतंक को लेकर दस्तक दे रहे हैं और पाकिस्तान के पक्ष में लगते नारों के बीच दिल्ली में पाकिस्तान के रेंजर्स के साथ बीएसएफ की डीजी स्तर की बातचीत को सफल भी बताया जा रहा है। So far I can only say at this point of time that it was a meeting which was held in a very cordial and very constructive atmosphere and we have resolved almost all our issues. यानी बातचीत भी चले, सीजफायर भी टूटे, आतंकी हमले भी होते रहे और कश्मीर में आतंक का यह छुपा हुआ उन्मादी चेहरा भी हर जुमे को अपना कद बढ़ाता हुआ दिखाई भी दे। तो फिर रास्ता बसता क्या है? क्योंकि हालात यह हो चले हैं कि बीते 2.5 बरस में 4 बार भारत पाकिस्तान तय कर चुके हैं कि सीमा पर आपस में फायरिंग नहीं करेंगे, लेकिन फायरिंग रुकी नहीं और एक बार फिर डीजी स्तर की वार्ता में कई बातें तय हुई। मसलन सीमा पर तुरंत जवाबी फायरिंग से पहले दोनों पक्ष वजहों का पता करेंगे। फायरिंग करनी ही पड़े तो पहले लाइट बम से जानकारी दी जाएगी, फिर लैंडलाइन फोन, मोबाइल और ईमेल से दोनों पक्ष संपर्क में रहेंगे। और इन सब के बीच गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने आज पाकिस्तानी रेंजर्स के डीजी स्तर के अधिकारियों को साफ कहा कि पहली गोली भारत ने कभी नहीं चलाई और न चलाएगा। तो डीजी पाक रेंजर्स ने कहा कि गलतफहमियों की वजह से गोली चलती। लेकिन जरा आंकड़ों को देख लीजिए, 2014 में 588 बार और इस बरस अभी तक 260 बार सीज फायर उल्लंघन हो चुका है। तो क्या यह सब कुछ सिर्फ और सिर्फ गलतफहमी की वजह से हो रहा है? हो जो भी, दोनों देश बातचीत कर रहे हैं तो आपको इंतजार करना होगा कल यानी 12 सितंबर, क्योंकि ज्वाइंट स्टेटमेंट कल जारी हो सकता है और उसी से साफ होगा दोनों देशों ने कागज पर तय क्या किया। ये अलग बात है, लाइन ऑफ कंट्रोल पर हालात कुछ और हो। दिल्ली में मौसमी सिंह के साथ श्रीनगर से अशरफ वानी, आज तक। एक तरफ इन मुद्दों को लेकर दिशा कौन सी लेनी चाहिए मुश्किल है, दूसरी तरफ सरकार जिसे जनता चुनती है उसके काम में रुकावट अगर विपक्ष डाल दे तो इसका मतलब क्या है, और दो चुनी हुई सरकार अगर आपस में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करे तो इसका भी मतलब क्या है। संघीय ढांचा कहीं चरमरा तो नहीं रहा? यह भी रिपोर्ट देख लीजिए। प्रधानमंत्री मोदी के निशाने पर सोनिया गांधी है, दिल्ली के सीएम केजरीवाल के निशाने पर प्रधानमंत्री मोदी है। मोदी लगातार कह रहे हैं कांग्रेस नकारात्मक राजनीति कर रही है। केजरीवाल बीते 2 महीनों से कह रहे हैं मोदी दिल्ली सरकार को काम करने नहीं दे रहे। केजरीवाल ने दिल्ली में पोस्टर चस्पा कर कहा, मोदी सर हमें काम करने दीजिए। और आज प्रधानमंत्री मोदी ने
लगातार संसद ठप होने के बाद कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि लोकसभा से आगे जनसभा होती है। लोकसभा में हमारी आवाज को गौण दिया जाता है तो लोकसभा से आगे भी एक जनसभा होती है और जनसभा किसी से कम नहीं होती है। और इसलिए आज मेरी लोकसभा का केस मैं जनसभा में आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। और मोदी चंडीगढ़ में ये ऐलान करने के बाद ऋषिकेश पहुंचे तो वहां भी जनसभा कर निशाने पर कांग्रेस की नकारात्मक राजनीति को ही लिया। मुझे विश्वास है कि देश की जनता इन नकारात्मक राजनीति करने वालों को पहचानेगी। नकारात्मक राजनीति करने वाले लोगों को आने वाले दिनों में भी सबक सिखाने का कोई मौका हिंदुस्तान की जनता नहीं छोड़ेगी। तो एक बात तो तय है, सत्ता कोई भी कितनी भी ताकत के साथ रहे लेकिन विपक्ष के सहयोग के बगैर सरकार चल नहीं सकती। और विपक्ष और सत्ता के बीच अगर टकराव अस्तित्व का हो चला हो तो फिर संवैधानिक संस्थाएं भी राजनीति की भेंट चढ़ ही जाती है। याद कीजिए, मनमोहन की सत्ता के वक्त बीजेपी ने संवैधानिक संस्थाएं सीबीआई, सीएजी, सीआईसी के कामकाज को कटघरे में खड़ा कर दिया था। और मौजूदा वक्त में कांग्रेस ने मोदी सरकार के कमोवेश हर विधेयक को संसद ठप कर रोक दिया है। भूमि अधिग्रहण बिल के बाद अब जीएसटी भी पास होगा या नहीं, यह मुश्किल हो चला है। कमोवेश यही हालात केंद्र शासित राज्य दिल्ली के हैं, जहां उपराज्यपाल जनता की चुनी सरकार से ज्यादा ताकतवर दिखाई देते हैं। सचिव से लेकर तमाम क्रीम नौकरशाही सीएम की कम, उपराज्यपाल की ज्यादा सुनती है। और जनता के चुने सीएम केजरीवाल बार बार गृहमंत्री राजनाथ के दरबार में जाकर ये कहते हैं कि उन्हें मोदी सरकार काम करने क्यों नहीं देती। केंद्र में बैठी हुई नरेंद्र मोदी सरकार पूरी तरह से घबरा गई है। 67 सीट जब से आई है इनकी जड़ें हिली हुई हैं बुरी तरह से। वो दिल्ली के अंदर अड़चनें पैदा कर रही है। तो फिर संविधान के तहत फेडरल ढांचे का मतलब हुआ क्या? क्योंकि अगर हालात चुनी हुई सरकार को ही काम करने से रोकेंगे तो फिर राजनीतिक दलों के सामने अस्तित्व का संकट भी मंडराएगा और टकराव कहीं ज्यादा तीखा भी होगा। क्योंकि केजरीवाल जिस भ्रष्टाचार को खत्म करने की शपथ ले सत्ता में पहुंचे, उनके हाथ से वही एसीबी यानी एंटी करप्शन ब्यूरो की लगाम ले ली गई। और नरेंद्र मोदी जिस विकास के नारे को लगाते हुए सत्ता तक पहुंचे, वह भी संसद के सहयोग के बगैर बिना किसी विधेयक के पास होने से आगे बढ़ नहीं सकता। तो मोदी का गुस्सा अपनी जगह बिल्कुल जायज है और राजनीतिक कड़वाहट भी इसी दिशा में चल रही है। 400 पार्लियामेंट के मेंबरों की परवाह न करना, लेकिन 40 लोग देश के भविष्य के सामने रोड़े अटकाने के लिए षड्यंत्र करते रहे। ये भारत के लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ है, भारत के लोकतंत्र का अपमान है मेरे भाइयों बहनों। जनता की मुश्किल यह हो सकती है कि सरकार हमने चुनी, अब देश के भीतर काम होना चाहिए और संघीय ढांचा अगर चरमरा रहा है तो क्या ये राजनीति इस रूप में इस देश में चुनी हुई सरकार और लोकतंत्र के मद्देनजर भी हावी हुई? ये सारे सवाल हैं। इन सब के बीच अभी खबर आ रही है कि अमिताभ बच्चन जिन्हें कल जाना था भोपाल में विश्व हिंदू सम्मेलन के समापन समारोह में, वहां अमिताभ बच्चन का कार्यक्रम कैंसिल हो गया है, रद्द हो गया है। क्यों हुआ है, क्या वजह है, इस बारे में सीधे हम चलते हैं। हमारे संवाददाता इस वक्त मौजूद है भोपाल से। अमित, क्या जानकारी है? देखिए तो ये जानकारी ये है कि जो अमिताभ बच्चन को समापन समारोह में आना था और 3 बजे उन्हें मंच पे पहुंचना था, तो ये प्रोग्राम उनका रद्द हो गया है। और ये जो ऑफिशियल तौर पे अधिकारियों ने मुझे बताया है कि उनकी दांतों की सर्जरी हुई है मुंबई में, इस कारण से उनका प्रोग्राम रद्द हो गया है। ये उन्होंने कारण बताया है और ये कंफर्म हो गया है कि कल वो नहीं आएंगे। और ये जो कहा जा रहा था कि साहित्यकार बहुत नाराज हैं, शुरू पहले दिन से ही नाराज हैं। बिल्कुल, साहित्यकार तो जब ये हिंदी सम्मेलन था, साहित्यकारों को इस पूरे सम्मेलन में नहीं बुलाया गया। जो स्थानीय हैं, चाहे बड़े बड़े साहित्यकार हैं, ज्ञानपीठ से लेके जितने बड़े सम्मान जिन साहित्यकारों को मिला है, उनको मंच पर नहीं बिठाया गया। इसको लेके भी नाराज थे, उनको इनवाइट नहीं किया गया, इसको भी लेके नाराज थे। क्योंकि मंच से ही जो विदेश मंत्री हैं, उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि इस बार का जो साहित्यकार वजह नहीं बने हैं ना आपस में टकराव की कि अमिताभ बच्चन ना आए। ये टकराव नहीं, जो ऑफिशियल उन्होंने कारण जरूर ये बताया है कि आज अमिताभ बच्चन का जो प्रोग्राम है दांतों की वजह से। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। राजनाथ सिंह पहुंचेंगे, प्रधानमंत्री ने शुभारंभ किया था, समापन राजनाथ सिंह करेंगे। लेकिन इन सब के बीच सिनेमा बनाने के लिए पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट हर कोई जानता है, लेकिन एक पहला मौका आया जब पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट में जो पढ़ाई कर रहे हैं छात्र, वही नहीं, उनमें से एक छात्र की
मां भी आकर अनशन पर बैठ गई। लेकिन यहाँ बात उस माँ की हो रही है जिसका बेटा फिल्म लाइन में आने के लिए पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट से जुड़ा, लेकिन आंदोलन ने उसे बेमियादी भूख हड़ताल पर बिठा दिया तो माँ भी बेटे को हौसला देने के लिए बेटे के साथ ही अनशन पर बैठ गई। बच्चे बैठे हैं, बच्चे स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं, वो सामने नहीं खा रहे। अब मदर का तो होता है कि पहले बच्चों के मुंह में खाना डालती हूँ, उसके बाद आप खुद खाती हैं। या मैं बच्चे खुद खाना नहीं खा रहे हैं तो मैं कैसे खा सकती हूँ। दिल्ली के रहने वाले आलोक की मां को उम्मीद थी कि सरकार कोई न कोई हल निकालेगी, लेकिन 91 दिनों तक जब कोई हल नहीं निकला और जब अपना ही बेटा भूख हड़ताल पर बैठ गया तो मां का कलेजा फट पड़ा। आलोक के साथ 2 और छात्र भूख हड़ताल पर बैठे थे, जिनमें एक हिलाल सैयद को आज हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ा है। तो FTII की कहानी यही है। छात्र गजेंद्र चौहान को हटाने की मांग पर अड़े हैं और सरकार उन्हें न हटाने की जिद पर। तो हल निकलेगा कैसे? क्या सारी माओं को ही मोर्चा संभालना होगा या फिल्मी पटकथा की तरह FTII में आंदोलन की बदलती स्क्रिप्ट को सरकार भी पढ़ पा रही है? पंकज खेलकर, पुणे, आज तक। और बिहार में एनडीए के गुटों के बीच में इस बात को लेकर झगड़ा चला है कि कितनी सीटें किसे मिलनी चाहिए। जानकारी के मुताबिक कुछ देर बाद दिल्ली में बैठक भी शुरू होने वाली है, लेकिन इस रिपोर्ट को देखिए, समझ जाइएगा। मान तो तीनों जाएंगे, लेकिन सवाल सौदेबाजी का है और सौदेबाजी करते वक्त अपने कद को दिखाने बताने का है। कुशवाहा और मांझी के कद की सीमा है, लेकिन पासवान खुद को कद्दावर मानते हैं, तो वो तो मानने में देर करेंगे। लेकिन पासवान देर करेंगे या सौदेबाजी का दायरा बढ़ाएंगे तो बीच-बीच में मांझी भी चेताते रहेंगे, क्योंकि मांझी कितनी सीटों पर जीत सकते हैं ये तो दूर की गोटी है, लेकिन 1 दर्जन से ज्यादा सीटों पर वो पासवान और बीजेपी को झटका जरूर दे सकते हैं। मांझी तब तक खेलते रहेंगे जब तक पासवान की सीटें तय हो नहीं जाती, क्योंकि आखिर में मांझी को रहना तो बिहार में ही है और वहीं अपनी ताकत के बल पर सौदेबाजी भी करनी है। आज रात एनडीए के घटक दलों के लिए सौदेबाजी की रात है। आज देर रात मीटिंग में यह तय हो जाएगा कि एनडीए की कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी और पासवान मांझी पर भारी पड़ेंगे या मांझी पासवान के ऊपर, या दोनों मिलकर बीजेपी पे भारी पड़ेंगे। कल एनडीए को सीटों की घोषणा करनी है, ये पहले से ही तय है। वैसे तो कयामत की रात तो आती है, लेकिन इन सब के बीच हमने कहा था हैशटैग जुमले पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? देख लीजिए आपकी प्रतिक्रिया क्या है। गोविंद सौरभ कहना है भारतीय जुमला पार्टी कोई भी हो, लेकिन हम भारतीयों को जुमला ना बनाया जाए। बहुत साफ संकेत है गोविंद जी का। और निखिल का कहना है सब तो जुमला हो चुका है, अब तो ऐसा कुछ लगता है या ये लगता है हाउसिंग फॉर ऑल और सबको बिजली भी अगले साल तक जुमला ना बन जाए। ये सब कुछ ऐसे सच है जैसे सियासी तौर पर बार बार जनता को आईना दिखाया जाता है, तो सोशल मीडिया अपने तरीके से आईना दिखा रहा है। छोटा सा ब्रेक के बाद लौटेंगे, तब बात गुरु की।